काशी को पीएम मोदी ने दी योजनाओं की सौगात। संत रविदास की भव्य प्रतिमा का किया अनावरण। सीएम योगी भी साथ में रहे मौजूद। काशी में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम। बोले विपक्ष को काशी अयोध्या का नया स्वरूप पसंद नहीं। जिनके खुद होश ठिकाने नहीं वो काशी के युवाओं को कह रहे नशेड़ी। यूपी में 13 एमएलसी सीटों पर चुनाव का ऐलान। 4 मार्च से शुरू होगा नामांकन। 21 मार्च को होगी वोटिंग। उसी दिन आएंगे चुनाव के नतीजे। पेपर लीक पर भिड़े शिवपाल और केशव प्रसाद। दोनों नेताओं ने किए अलग अलग दावे। केशव मौर्य ने किया था पेपर लीक से इनकार। शिवपाल ने कहा झूठ बोल रहे केशव। अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड अधिवेशन में जमकर हंगामा। विपक्षी दल के पार्षदों ने कुर्सी और मेज चलाई। पोस्ट अखाड़े 520 करोड़ रुपए का बजट पेश होने पर हंगामा। बरेली के गांव नवादा बेलसंडी में झोपड़ी में आग लगने से हादसा। 3 बच्चों की मौत, एक की हालत गंभीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ है। संत रविदास महाराज की 647वीं जन्म जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ की विकास परियोजना देकर प्रधानमंत्री ने काशी को नए कलेवर के रूप में वैश्विक मानचित्र पर पेश किया है और आज एक बार फिर हजारों करोड़ों की इन योजनाओं को लेकर पीएम का आगमन हुआ। बनारस काशी संकुल हमारे किसानों और पशुपालकों के लिए तो ये आधुनिक तीर्थ जैसा है। जगत गुरु रामानंद जी और सदगुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य किसी ने किया तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। आज एक साथ प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्ष के अंदर काशी वासियों को हजारों करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं को देकर के काशी को एक नए कलेवर के रूप में वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत किए हैं। काशी को आज एक बार फिर से हजारों करोड़ रुपए की इन योजनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हुआ है। अभी सामने आपकी बनास डेयरी है। 650 करोड़ रुपए की लागत से यह डेयरी बनी है और ऐसा लगता है जैसे हमारे किसानों और पशुपालकों का तो यह आधुनिक तीर्थ जैसा है। आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ भारत की श्रद्धा को भी सम्मानित करने और उसके संरक्षण का एक नया केंद्र यह डेयरी हम सब के लिए यहां पर बनी हुई है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बनास डेयरी के चेयरमैन माननीय श्री शंकर भाई चौधरी जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह देश 1947 में आजाद हुआ। आजादी के पहले भी बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग घोषणाएं करते थे, लेकिन सचमुच क्या कार्य हो पाया था? लेकिन आज सही मायने में कोई कार्य कर रहा है। किसी ने जगतगुरु रामानंद जी की शिक्षाओं का, सदगुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं का अनुसरण करके व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य किया है तो वह नाम है देश के आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। जगत गुरु रामानंद जी ने यही तो बात कही थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों को जो सम्मान दिलाने का कार्य स्वतंत्र भारत के अंदर किया गया, यह भी अद्भुत कार्य पहली बार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके लिए पूरा समाज और पूरा देश आपके प्रति आभार व्यक्त करता है, आपका अभिनंदन करता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में अमूल प्लांट सहित 13,202 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। पीएम ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि जिनके अपने होश ठिकाने नहीं वो मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। ये अपने परिवार और वोट बैंक से आगे सोच ही नहीं सकते और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो वो एक दूसरे को गाली देते हैं, अलग हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं कि ये बनारस है, यहाँ सब गुरु हैं और यहाँ इंडी गठबंधन का पैतरा नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाते नजर आए। परिवारवादी युवा हमेशा परिवारवादी युवा शक्ति से डरते हैं, युवा टैलेंट से डरते हैं। उनको लगता है कि सामान्य युवा को अवसर मिला तो वो हर जगह चुनौती देगा। इनको वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी दिन रात जय जयकार करते रहें। आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। पशुपालन तो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक किसानों और भूमिहीन परिवारों का भी बहुत बड़ा सहारा है। इसलिए डबल इंजन सरकार पशुपालन और डेयरी सेक्टर को इतना बढ़ावा दे रही है। साथियों, हमारी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही अब अन्नदाता को उर्वरक दाता बनाने पर भी काम कर रही है। उर्वरक दाता बने। हम पशुपालकों को दूध के अलावा गोबर से भी कमाई के अवसर दे रहे हैं। हमारे जो ये डेयरी प्लांट हैं, इनमें गोबर से बायो सीएनजी बने और इस प्रक्रिया में जो जैविक खाद है वो कम दाम पर किसानों को मिले, इस पर काम हो रहा है। यही तो नया भारत है। आने वाले 5 वर्षों में ऐसे विकास कार्यों में और तेजी होने वाली है। देश का कायाकल्प होने वाला है। मोदी ने तो गारंटी दी है कि जिस पूर्वी भारत को विकास से वंचित रखा गया, उसको विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाऊंगा। वाराणसी से औरंगाबाद के 6 लेन हाईवे का पहला फेज पूरा हुआ है। आने वाले 5 वर्ष में यह पूरा होगा तो यूपी और बिहार को बहुत फायदा होगा। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे, इससे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की दूरी और सिमटने वाली है। भविष्य में बनारस से कोलकाता के सफर का समय करीब करीब आधा होने जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लौटे ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति से हमारे संवाददाता दीपक पांडे ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं,
राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। यहाँ अगर पूर्वांचल की बात करें तो वाराणसी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति से हमारे संवाददाता दीपक पांडे ने खास बातचीत की। कारागार मंत्री ने कहा कि 2024 यूपी बोर्ड परीक्षा में जेल में बंद कैदी भी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बाकायदा व्यापक व्यवस्थाएं भी की गई हैं ताकि उन कैदियों को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो जो जेल में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन को लेकर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से बात की जाए, यूपी बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत कल से हो चुकी है और देखा जा रहा है कि इस बार बड़ी संख्या में कैदी भी परीक्षा दे रहे हैं। क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से? देखिए, हम हर बार हर प्रतिवर्ष जो कैदी हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, उनको हम किताबों की उपलब्धता कराना, उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था कराना, ये सब हम लोग करते हैं। वहाँ के ज़िलों में जिलाधिकारी से बात करके, शिक्षा विभाग से बात करके उनको टीचर की सुविधाएं देना, किताबों की सुविधाएं देना, ये सब हम लोग करते हैं। 22-23 में जितने हमारे हाई स्कूल इंटर में परीक्षा दी थी कैदियों ने, 90% उसमें से उत्तीर्ण हुए थे। ऐसे 23-24 में और 90% उत्तीर्ण हुए थे। तो ये स्थिति है कैदियों की और हम उन कैदियों का पूरा ध्यान रखते हैं और जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं हम लोगों से, वो व्यवस्थाएं उन्हें देने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते कि उनका किसी तरह से भविष्य खराब हो। हम चाहते हैं कि किसी भी कारण से वो जेल में गए हैं और पढ़ना चाहते हैं तो उनको हमारी तरफ से व्यवस्थाएं दी जाती हैं। सर, बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की या लोकसभा चुनाव की, तो आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव, ऐसे में देखा जा रहा है कुछ जो एक गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन, अब कहीं ना कहीं टूट तो रहा ही है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि आज आगरा में अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में। देखिए, पहले भी इस बार कांग्रेस और उनका सपा का गठबंधन की स्थिति जो जानकारी मिली है, पहले भी हमने 2 लड़कों की जोड़ी के साथ हम लोग चुनाव में गए थे। उस समय भी हमारी प्रचंड बहुमत के साथ सीटें आई थी और सरकार हमारी बनी थी। उससे पहले बुआ भतीजी की जोड़ी भी हमने देखी थी और वो भी, उसमें भी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। हमारी दोनों सरकारों, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियों के आधार पर जब हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में गए और वहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान तुरंत वहीं हुआ और लोगों में जो हमने उत्साह देखा और पार्टी हमारी वो उत्साह देखने के आधार पर और पार्टी के संगठन की सक्रियता और निरंतर पार्टी के कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में फिर एक बार उत्तर प्रदेश की जनता हमें प्रचंड सीटें देगी और हम मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। ये मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर, बात की जाए 2024 लोकसभा चुनाव की, ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि आप लोग की तरफ से अभियान भी चलाया जा रहा है। आज एक अभियान की शुरुआत होगी, दलित बस्तियों में जाना है, संवाद करना है। किस तरह से ये संवाद रहेगा और किस तरह से भारतीय जनता पार्टियों की नीति को दलित बस्तियों में प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए, हम ये हमारा निरंतर रहती है। पहले भी हम लोग बस्तियों में पहले भी जाते रहे हैं। सरकार की जितनी नीति को जाकर के देखा भी है कि कितनी मिली है, क्या तब तक पहुंचाने में हम लोगों की सक्रियता रहती है और अंतर हम जनता के बीच में रहते हैं। दोनों ही सरकारों के कार्यों को लेकर के जनता के बीच में रहते हैं। यही अभियान हमारे निरंतर चलते रहते हैं। हम अन्य तरह नहीं है कि जब आए तो हो गई हमारा आगे की और प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। अभी हम गांव चलो अभियान हमारा चल रहा है, उसमें भी हम लोग गांव में गए हैं, जनता के बीच में प्रवास किया है रात्रि में। यही हमारे निरंतर संगठन की प्रक्रिया है, उसमें हम लोग निरंतर करते रहते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चाल।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी प्रदेश कार्यालय और चेयरपर्सन प्रियंका सिंह चौहान, उनके पति अनिल सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राज्यसभा सदस्य अमरपाल मौर्य के समक्ष बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। बीजेपी में शामिल होते ही चेयरपर्सन प्रियंका सिंह ने कहा कि मेरा परिवार हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहा है, आगे आजीवन रहेगा। विषम परिस्थितियों में बस पिछले नगर पंचायत चुनाव में मुझे चुनाव लड़ने का फैसला करना पड़ा और चुनाव के बाद भी हमने पार्टी की नीतियों के प्रति पूरी आस्था रखी, हमेशा पार्टी के लिए काम किया। मुझे पार्टी में शामिल करके मेरी भावनाओं का मान रखा गया, पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव में सपा की तीसरी लिस्ट जारी होते ही बदायूं में सियासत गर्मा गई है। मुस्लिम वोट बैंक के जरिए ठगी का आज एहसास कराया गया। पूर्व राज्य मंत्री और सपा के राष्ट्रीय सचिव आबिद रजा टिकट वितरण को लेकर खासे नाराज नजर आए। वहीं सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री आबिद रजा ने पत्रकारों के समक्ष टिकट वितरण पर तीखे सवाल उठाए हैं। कहा है कि बदायूं में मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आंवला में 5 लाख के मुस्लिम की आबादी होने के बावजूद कोई मुस्लिम प्रत्याशी न उतारना मुस्लिम समुदाय के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने यहां तक कि ये भी कह डाला कि मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष का गठबंधन पार्टियां आपसी कलह से कमजोर हैं। उन्होंने धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल के टिकट और चुनाव में साथ देने पर कहा कि अभी चुनाव के समर्थन की बात नहीं, अभी मुसलमान के साथ नाइंसाफी की बात कर रहा हूं। स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ये एहसास हो गया था कि विपक्ष कमजोर है और उसका नतीजा था कि 5 सीटें जीती और उन्होंने लोकसभा में बिल्कुल क्लियर कट कह दिया, ओपन कह दिया, जो पूरी दुनिया देखती है उसकी लाइव, कि नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने दोबारा प्रधानमंत्री बनने की आशीर्वाद। आज जो हालात दिखते हैं, मैं बिल्कुल प्रेस के माध्यम से कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं सच ही बोलता हूँ, बहुत सजा मिलती है इसकी। आज विपक्ष इतना कमज़ोर है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। चंद सीटें आप जीत लें, कुछ संघर्ष कर लें, बट विपक्ष में कोई लड़ाई आपस में ही इतनी है, ना हिंदू वोट को सहेजने की कोशिश की जा रही है। खबर अलीगढ़ से है, जहां नगर निगम बोर्ड अधिवेशन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल के पार्षदों ने बजट पर होने के विरोध में जमकर कुर्सी और मेज चलाई। तोड़फोड़ की। नगर निगम अधिकारियों की तरफ से 520 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। जैसे ही सदन में बजट पेश किया गया, समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने विरोध करना शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, बजट को पास कर दिया गया तो गुस्साए समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने कुर्सी और मेजों को पटकना शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, महिला पार्षदों ने महापौर और नगर आयुक्त के लिए डाइस को भी लगाया गया और उठाकर फेंक दिया गया। देखिए, ये ना तो बोर्ड बजट है ना अधिवेशन है, ये एक प्राइवेट कंपनी का एक बुलाई हुई मीटिंग है। ये आप समझ लिए मीडिया बंधु। अच्छा, तो ये बताइए, कुर्सियां जो फेंकी गई, इसका किस तरह विरोध किया? देखिए, 90 के 90 पार्षद इस टाइम इतने दुखी हैं। हम लोग जितनी भी अपनी पीड़ा लेके आते हैं, जनता हम लोगों को 4 दिन से 6 बाड़ों में पानी नहीं है, 4 दिन से। उनके हिसाब से देखिए, अगर एक्ट के हिसाब से लेंगे तो ये बजट आया ही नहीं, मृत्यु था। पहली बात मैंने जब भी कहा था, कुछ अधिकारी हमारे महापौर जी नए हैं, उनको समझा देते हैं उल्टा सीधा, वो समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं चीज़ों को। कुछ अधिकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं नगर निगम को। हमारा ये कहना है, इस एक्ट को हटा दें, संविधान को हटा दें। जिस तरह से आप बजट को लाए हैं, पहली बात पुनरीक्षित बजट नहीं लाए आप। बजट कौन पेश कर रहा है वो कागज मौजूद नहीं। बजट पास कर दिया, कितने का बजट? 520 करोड़ का बजट पास हुआ है। ध्वनिमत से ये बजट पास कराएगा। शहर की विकास की गति देने के लिए आज ये सब हमारे पूरे सभासदों ने मिलकर बजट पास किया है। और जितने भी सभासद विरोध कर रहे हैं, उन सबसे कह दी गई है 28 तारीख को जो उनकी समस्या है वो लेकर आए। अब तक जो नगर आयुक्त ने बोर्ड स्टेटमेंट दिया है, 348 में से
207 समस्याओं का निवारण अब तक हो चुका है। बढ़ते आगे खबर कानपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और युवा वोटरों को जोड़ने के लिए प्रदेश भर में युवा चौपाल लगाएगी। यहां जानकारी जिलाध्यक्ष दीपू पांडे ने दी। बताया कि 25 फरवरी से 5 मार्च तक युवा चौपाल आयोजित की जाएगी। गोविंदनगर, कल्याणपुर, आर्यनगर, सीसामऊ विधानसभा के अंतर्गत 300 स्थानों पर युवा चौपाल लगाई जाएगी। 25 फरवरी को तिलकनगर से चौपाल का शुभारंभ होगा और जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा शिरकत करेंगे। इस वार्ता भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा हमारे प्रत्येक मंडल में 10 से 15 स्थानों पर युवाओं के साथ चौपाल करना। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में मेरे प्रदेश में जो भी युवाओं के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, जो युवाओं के लिए जो योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, उनके बारे में उनसे बात करनी है। इसमें प्रमुख रूप से जैसे कौशल विकास योजना है, स्टार्टअप योजना है, मुद्रा योजना है, शिक्षा योजना है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।